नमस्कार। तो आज बात करते हैं वर्कप्लेस सेफ्टी की। अब जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मुझे पता है कि कई लोगों के दिमाग में एक मोटी सी नियम की किताब या शायद कोई बोरिंग ट्रेनिंग वीडियो की तस्वीर आ गई होगी। और सच कहूं तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी कुछ कुछ वैसा ही है। मतलब टूलबॉक्स टॉक्स के 101 विषयों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन आज हम इस लिस्ट को बस पढ़ने नहीं वाले हैं। नहीं, हम इसमें से कुछ ऐसी बातें निकालने वाले हैं जो जो सच में हैरान कर देंगी। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि सेफ्टी सिर्फ हेलमेट पहनने या नियमों का पालन करने से मतलब कहीं ज्यादा है। ये मनोविज्ञान के बारे में है, आदतों के बारे में और उन खतरों को देखने के बारे में है जो हमारी आंखों के ठीक सामने छिपे होते हैं। तो चलिए इस लिस्ट को जरा खोलकर देखते हैं और 3 हिस्सों में बात करते हैं। पहले वो खतरे जो अदृश्य हैं, फिर हमारे रोजमर्रा के उपकरण और माहौल, और आखिर में सबसे पेचीदा हिस्सा, हम इंसान। तो शुरुआत उन खतरों से करते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन शायद सबसे सबसे घातक हैं। लिस्ट में पहला नाम आता है एस्बेस्टॉस का। हम सब ने इसका नाम सुना है, पर स्रोत बताता है कि ये फेफड़ों, गले और यहाँ तक कि अंडाशय के कैंसर का एक सीधा कारण है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात है सिलिका डस्ट की। स्रोत में एक एक बहुत ही परेशान करने वाली उपमा दी गई है कि इसके कण हमारे फेफड़ों पर छोटे छोटे ब्लेड की तरह काम करते हैं। ये ये सुनकर ही सिहरन होती है। ये उपमा बिल्कुल सटीक है। और इन खतरों की सबसे मुश्किल बात यह है कि ये तुरंत असर नहीं दिखाते हैं। ये एक धीमे जहर की तरह है। मतलब कोई व्यक्ति 20-30 साल तक सिलिका डस्ट या एस्बेस्टस के संपर्क में काम कर सकता है और उसे लगेगा कि सब ठीक है। फिर रिटायरमेंट के कई साल बाद उसे सिलिकोसिस या मीसोथेलियोमा जैसी गंभीर बीमारी का पता चलता है। इसीलिए हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी की निगरानी इतनी जरूरी हो जाती है, खासकर बंद जगहों पर, जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्री में जहां धूल, गैस या धुआं जमा हो सकता है। ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब खतरा अदृश्य है और उसका असर भी दशकों बाद दिखता है। तो फिर लोगों को इसे गंभीरता से लेने के लिए कैसे कैसे प्रेरित किया जाए? जब तक कोई बीमार नहीं पड़ता तब तक तो शायद कोई मानता भी नहीं होगा। होती है। और इसका समाधान एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति बनाने में है, जहां सिर्फ नियमों का पालन नहीं किया जाता बल्कि उनके पीछे का क्यों समझाया जाता है। जब किसी कर्मचारी को ये पता होता है कि ये धूल सिर्फ एक असुविधा नहीं बल्कि भविष्य में कैंसर का कारण बन सकती है, तो वो मास्क पहनने को एक नियम की तरह नहीं देखता बल्कि अपनी जिंदगी बचाने की एक उपाय की तरह देखता है। और इसी सोच का विस्तार वो फिर दूसरे अदृश्य खतरों तक भी होता है। जैसे कि भूकंप या फिर महामारी, ये भी तो ऐसे खतरे हैं जो जो कब आ जाएं कोई नहीं जानता। बिल्कुल। स्रोत इन दोनों का जिक्र करता है और ये हमें जोखिम मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट के एक बड़े सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। एक अच्छा जोखिम मूल्यांकन सिर्फ ये नहीं देखता कि रोज क्या गलत हो सकता है, बल्कि ये भी देखता है कि कभी कभार क्या बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। सही बात है। भूकंप या महामारी ऐसी ही घटनाएं हैं। इनकी संभावना कम हो सकती है, लेकिन प्रभाव वो बहुत विनाशकारी होता है। कोविड ने तो हमें सिखाया ही है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वेंटिलेशन और ट्रांसमिशन को कम करने के उपाय कितने जरूरी हैं। और ये सिर्फ महामारी के लिए नहीं बल्कि किसी भी संक्रामक बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है। तो ये अदृश्य खतरे वाकई डरावने हैं, क्योंकि ये सालों तक छुपे रह सकते हैं या फिर अचानक आ सकते हैं। लेकिन उन खतरों का क्या जो रोज हमारी आंखों के सामने होते हैं, जिन्हें हम इतना देखने के आदी हो गए हैं कि शायद अब उन्हें खतरे के तौर पर देखते ही नहीं। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहे हैं और स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है। कार्यस्थल पर होने वाली ज्यादातर चोटें किसी बड़ी मशीन के फेल होने या केमिकल लीक से नहीं होती। वे होती हैं फिसलने, ठोकर लगने और गिरने से। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन ये सबसे आम है और इसका समाधान भी उतना ही मामूली है। अच्छी साफ सफाई, हाउसकीपिंग। जमीन पर फैला हुआ तेल, रास्ते में पड़ा कोई तार या बस एक केले का छिलका, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। इसी सिलसिले में मुझे एक आंकड़ा पढ़कर सच में यकीन नहीं हुआ। स्रोत कहता है कि स्कैफोल्डिंग से होने वाली ज्यादातर घातक दुर्घटनाएं 4 मीटर से भी कम ऊंचाई से गिरने के कारण होती हैं। सिर्फ 4 मीटर? हाँ, सिर्फ 4 मीटर। ये तो एक मंजिला घर की ऊंचाई भी नहीं है। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। ये एक हैरान करने वाला आंकड़ा है और ये हमारी दिमागी बनावट के बारे में कुछ बताता है।
मनोवैज्ञानिक इसे रिस्क होमोस्टेसिस या रिस्क कॉम्पेंसेशन कहते हैं। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमें लगता है कि कोई स्थिति अपेक्षाकृत सुरक्षित है तो हम ज्यादा खतरा मोल लेने लगते हैं। शायद 4 मीटर की ऊंचाई मजदूर को सुरक्षित महसूस कराती है, इसलिए वो हार्नेस या रस्सी जैसी सावधानी को नजरअंदाज कर देता है। जबकि वही मजदूर 20 मीटर की ऊंचाई पर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, कभी नहीं, क्योंकि वहां खतरा साफ साफ दिखाई देता है। खतरे का हमारा एहसास असल खतरे से मेल नहीं खाता। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हम खतरे को उसकी असलियत से नहीं बल्कि अपने एहसास से आंकते हैं। क्या यही बात दूसरे उपकरणों पर भी लागू होती है, जैसे कि सीढ़ियों पर? स्रोत कहता है कि सीढ़ियों से जुड़ी दुर्घटनाएं किसी भी दूसरे उपकरण से ज्यादा होती हैं। हाँ बिल्कुल, सीढ़ी शायद हर कार्यस्थल पर सबसे आम उपकरण है और इसी वजह से उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। लोग उसे लगाने से पहले जांचते नहीं, उसे गलत कोण पे टिका देते हैं या फिर सबसे ऊपर वाले पायदान पे खड़े हो जाते हैं जिस पे साफ साफ लिखा होता है यहां खड़े ना हो। ये वही रिस्क होमोस्टेसिस है। और ये तो बस एक सीढ़ी है, क्या हो जाएगा, बस यही सोच दुर्घटना का कारण बनती है। और फॉकलिफ्ट का भी यही मामला होगा फिर तो? बिल्कुल, फॉकलिफ्ट के साथ भी यही होता है। ऑपरेटर को शायद लगता है कि वो नियंत्रण में है, लेकिन वो भूल जाता है कि फॉकलिफ्ट के चारों ओर बड़े बड़े ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। अच्छा। हाँ, जहां उसे पैदल चलने वाला कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे सकता। तो अगर हम अपनी भावनाओं और अंदाजों पर भरोसा नहीं कर सकते तो इसका समाधान क्या है? सिर्फ चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगाना तो काफी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। यहीं पर इंजीनियरिंग नियंत्रण काम आते हैं। स्रोत में गार्ड रेल्स और मशीन गार्ड का जिक्र है। ये भौतिक बाधाएं हैं। ये मानवीय भूल की गुंजाइश को ही खत्म कर देती हैं। मतलब कैसे? किसी खुली हुई जगह के किनारे पर गार्ड रेल लगाना किसी को ये कहने से 1000 गुना बेहतर है कि किनारे से दूर रहना। इसी तरह किसी घूमने वाली मशीन पर गार्ड लगाना किसी को सावधान रहने की चेतावनी देने से कई ज्यादा प्रभावी है। ये सुरक्षा को सिस्टम का हिस्सा बना देता है, न कि सिर्फ एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ये एक दिलचस्प बात है, लेकिन क्या इससे एक और समस्या पैदा नहीं होती कि लोग सुरक्षा को मशीन की जिम्मेदारी मानकर खुद लापरवाह हो जाते हैं? अगर गार्ड लगा है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? ये एक जायज सवाल है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ इसे कंट्रोल्स की हायरार्की से देखते हैं। सबसे अच्छा उपाय होता है खतरे को पूरी तरह खत्म कर देना। अगर वो संभव नहीं है तो दूसरा सबसे अच्छा उपाय है इंजीनियरिंग नियंत्रण, जैसे गार्ड लगाना। सबसे कमजोर उपाय है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या सिर्फ चेतावनी। तो हाँ, थोड़ी आत्मसंतुष्टि आ सकती है, लेकिन एक भौतिक गार्ड हमेशा किसी व्यक्ति के ध्यान पर निर्भर रहने से बेहतर होता है, क्योंकि इंसान थकते हैं, विचलित होते हैं और गलतियां करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। हम माहौल को सुरक्षित बना सकते हैं, मशीनों पर गार्ड लगा सकते हैं, लेकिन आखिर में तो सब कुछ उस इंसान पर ही निर्भर करता है जो उस माहौल में काम कर रहा है। सुरक्षा की सबसे मजबूत और सबसे कमजोर कड़ी तो इंसान खुद है। आपने बिल्कुल सही कहा। और स्रोत में सबसे पहला इंसानी पहलू जिसका जिक्र है वो है थकान, फटीग। और ये सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं है, ये मानसिक थकावट भी है। जब कोई कर्मचारी थका हुआ होता है तो उसका रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और वो आसपास के खतरों को नजरअंदाज करने लगता है। थकी हुई हालत में काम करना एक तरह से नशे में गाड़ी चलाने जैसा है। आपके दिमाग के वो हिस्से जो आपको सुरक्षित रखते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, प्रेजेंटिज्म। मतलब बीमार होने पर या बहुत थके होने पर या किसी निजी समस्या से परेशान होने पर भी काम पर आना। हम अक्सर इसे समर्पण या मेहनत का संकेत मानते हैं, लेकिन स्रोत इसे एक सुरक्षा खतरा के रूप में देखता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक समस्या है। एक कर्मचारी जो बीमार है या बहुत तनाव में है, वो न सिर्फ अपनी सेहत को खतरे में डाल रहा है बल्कि अपने सहकर्मियों की सुरक्षा को भी। सही बात है। उससे गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक सर्जन जो थका हुआ है, एक पायलट जो निजी समस्या से विचलित है, या एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो बीमार है, ये सभी खतरनाक स्थितियां हैं। एक अच्छी सुरक्षा संस्कृति में कर्मचारियों को ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि आज मैं काम करने के लिए फिट नहीं हूं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसका हम सब शायद कभी ना कभी शिकार हुए हैं।
कार्यस्थल की आत्मसंतुष्टि। वर्कप्लेस कंप्लेसेंसी। जब हम कोई काम रोज रोज करते हैं तो हम उसके खतरों को हल्के में लेने लगते हैं। हमारा दिमाग वो शॉर्टकट अपनाना शुरू कर देता है। ये इंसानी स्वभाव है। दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। जब कोई काम परिचित हो जाता है तो हम उसे ऑटो पायलट मोड में करने लगते हैं और यहीं पर खतरा पैदा होता है। इसी आत्मसंतुष्टि को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है नियर मिसेस की रिपोर्टिंग। नियर मिस। हाँ, नियर मिस मतलब एक ऐसी घटना जिसमें दुर्घटना होते होते बची। जैसे ऊपर से एक औजार गिरा लेकिन किसी को लगा नहीं, या कोई तेल पर फिसलने ही वाला था कि संभल गया। लेकिन लोग ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट क्यों करेंगे? ज्यादातर तो लोग सोचेंगे चलो बाल बाल बच गए और अपने काम में लग जाएंगे। रिपोर्ट करने में तो झंझट है और शायद डांट पड़ने का भी डर हो। यही मानसिकता बदलनी होती है। एक नियर मिस असल में एक मुफ्त का सबक है। यह एक चेतावनी है जो बिना किसी को चोट पहुंचाए आपको बताती है कि आपके सिस्टम में कोई खामी है। अच्छा। जब किसी संगठन में लोग बिना किसी डर के, बिना सजा के खौफ के ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं तो यह एक बेहद मजबूत सुरक्षा संस्कृति, सेफ्टी कल्चर का संकेत है। इसका मतलब है कि संगठन गलतियों से सीखना चाहता है, ना कि किसी को दोषी ठहराना। हाँ, वो ये जानना चाहता है कि क्या गलत हुआ, ना कि किसने गलती की। बिल्कुल। और इसी संस्कृति में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई का सही इस्तेमाल और प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड की जानकारी जैसी चीजें वो अपने आप आ जाती हैं। तो इस पूरी लिस्ट को खंगालने के बाद ऐसा लगता है कि हम 3 मुख्य बातों पर पहुंचे हैं। पहला, उन खतरों से सावधान रहना जो दिखाई नहीं देते, चाहे वो हवा में मौजूद धूल हो या कोई अप्रत्याशित घटना। दूसरा, अपने रोजमर्रा के माहौल और उपकरणों को कभी हल्के में ना लेना, क्योंकि सबसे आम दुर्घटनाएं सबसे आम चीजों से ही होती हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये समझना कि हमारी अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति सुरक्षा का सबसे बड़ा कारक है। बिल्कुल। अंत में, सुरक्षा नियमों की एक किताब नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये एक साझा जिम्मेदारी है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि हर दुर्घटना को रोका जा सकता है। ये संस्कृति ऊपर से नीचे तक बनती है, प्रबंधन से लेकर हर एक कर्मचारी तक। ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से बनती है, जैसे फर्श पर गिरी कोई चीज उठा लेना या अपने किसी सहकर्मी को ये याद दिलाना कि उसने हेलमेट नहीं पहना है। इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। श्रोत में जीरो हार्म यानी शून्य नुकसान की अवधारणा का उल्लेख है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या किसी भी कार्यस्थल पर शून्य नुकसान का लक्ष्य सच में हासिल किया जा सकता है, या यह सिर्फ एक आदर्शवादी नारा है जो हमें लगातार बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है? और किसी संगठन की सुरक्षा के प्रति असली प्रतिबद्धता का पैमाना क्या होना चाहिए? शून्य दुर्घटनाएं या फिर उन नियर मिस की एक बड़ी संख्या जिन्हें ईमानदारी से रिपोर्ट किया गया और जिनसे संगठन ने कुछ सीखा? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है।